इटीना स्वदेश में आपका स्वागत है। शेयर बाजार के लिए आज का दिन अच्छा रहा। हमने देखा कि बेंचमार्क इंडिसेस के अंदर उछाल, मिड कैप के अंदर एक रुख परिवर्तन और हमने देखा कि मेटल्स के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। तो क्या मार्केट में इस समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है या फिर एक ये गिरती गेंद के समान है कि आपने ऊंचाई सी गेंद को डाला, गिराया तो एक उछाल ले रही है मगर अगला उछाल जो आएगा और नीचे आएगा। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, फंडामेंटल्स की बात करते हैं, वैल्यूएशंस की बात करते हैं। मीर वोरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीर, जो शेयर बाज़ार में चिंताएं हैं उनका सल्यूशन अभी नहीं मिला है, मगर शेयर बाज़ार में अब देख रहे हैं कि 2-3 दिन से एक प्रकार का बेस बन रहा है। तो क्या लगता है आपको, द मार्केट्स आर प्राइसिंग इन ऑल द बैड न्यूज़? नमस्कार निकुंज। देखिए, ऑल द बैड न्यूज तो पता नहीं, क्योंकि ऑल द बैड न्यूज आया है कि नहीं अब हमें पता नहीं है। लेकिन ये लगता है ये साल ऐसे ही जाएगा जिसमें मार्केट जो है साइकोलॉजिकली एक तरफ इन्फ्लेशन स्केयर की तरफ जाएगी और उसकी वजह से ग्रोथ स्केयर आएगी, और ग्रोथ स्केयर की वजह से जो टाइटनिंग होगी उसकी वजह से जो वापस जो हम कहेंगे अनटाइटनिंग, लूजनिंग। तो ये जो एक बड़ा फ्रेंजी सा माहौल बन रहा है कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है लोगों को लगता है कि इंटरेस्ट रेट टाइटन होंगे, ग्रोथ कम होगी। लेकिन जैसे ही लोग बोलते हैं कि अरे ग्रोथ कम होगी तो फिर इंटरेस्ट रेट क्यों टाइटन होने चाहिए। तो ये एक साइकोलॉजिकली चक्कर जो है मार्केट में बहुत ही वॉलेटिलिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो ग्रोथ रेट जो हमने 20 और 21 में देखे, उतने जीडीपी ग्रोथ रेट ना दुनिया में आएंगे। इंडिया में थोड़ा बेटर आ सकता है बिकॉज ऑफ लोअर बेस, लेकिन ओवरऑल एक ग्लोबल स्लोडाउन का माहौल है जिसमें इंडिया इज अ रिलेटिव बेटर पॉकेट ऑफ ग्रोथ। तो कहानी क्या है साहब? क्या हमें तेल, युद्ध, इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक पॉलिसी एक्शन को लेकर के चिंतित होना चाहिए या फिर इस स्तर पर मार्केट्स इन चिंताओं को ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका है? हम हमेशा कहते हैं दैट बुल मार्केट्स ऑलवेज क्लाइम द वॉल ऑफ वरी। जब खराब खबर होती है, जब शेयर प्राइसेस अच्छे होते हैं, अभी खबर खराब है तो क्या शेयर प्राइसेस अच्छे हैं? बिल्कुल। उसमें एक ब्रॉड, मैं हर चीज को एक ही रंग से पेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जो जिस तरह के स्टॉक्स और सेक्टर्स लास्ट 5 से 7 साल में चले हैं, वो एक जो कैश फ्लो पॉजिटिव हाई ग्रोथ या तो क्वालिटी ग्रोथ वाले जो सेगमेंट थे उसमें कॉन्सेंट्रेटेड थे, और उसमें हमने देखा कि काफी सारी जो फ्रेंजी हुई है उसके उसके उसकी वजह से न सिर्फ अर्निंग्स ग्रोथ को कैप्चर किया गया, लेकिन वैल्यूएशन को भी काफी हद तक डिस्काउंट कर दिया गया था। तो मेरे ख्याल से जो हाई ग्रोथ हाई पी वाले जो स्टॉक्स हैं उनका माहौल जो है वो थोड़ा हड़बड़ा सकता है, बिकॉज वी आर इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। तो कुछ भी हो जाए, ग्रोथ स्लो डाउन होए ना होए, लेकिन एक एक बात तय है कि जो जिस तरह से हमने लो इंटरेस्ट रेट लास्ट 3 साल में देखे हैं, उस तरह के इंटरेस्ट रेट्स हम नहीं देखेंगे एटलीस्ट नेक्स्ट 1-2 साल के लिए। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स और आरबीआई ने भी जिस तरह से रवैया अपनाया है कि इन्फ्लेशन, महंगाई जो है बहुत बढ़ रही है, उसको काबू में लाने के लिए हमें रेट्स बढ़ाने चाहिए। तो ये तो राइजिंग रेट सिनेरियो तो चलता ही रहेगा। मुझे लगता है कि राइजिंग रेट से इंडिया को या ग्लोबल इकोनॉमी को डैमेज होने से पहले ही वो स्टॉप हो जाएंगे, बट वो बात की बात है। तो एक राइजिंग रेट सिनेरियो में जो हाई पी स्टॉक्स होते हैं वो टिपिकली अच्छा परफॉर्म नहीं करते, और जो रीजनेबल वैल्यूएशन है, रीजनेबल ग्रोथ, रीजनेबल वैल्यूएशन वाले जो है फंडामेंटल जिसके साउंड है, वो स्टॉक शायद बेटर परफॉर्म करे। और अगर हम मार्केट की बात करें तो ऐसे अच्छे पॉकेट्स हैं जिसमें हम पिक एंड चूज कर सकते हैं, उसकी बात हम कर सकते हैं। मीर जी, कौन से स्टॉक्स हैं? पिक एंड चूज की बात करते हैं इस मार्केट में। आपने कहा कि चूज करिए, क्या चूज करना चाहिए? तो देखिए, अगर हम अगर लास्ट 3 साल की बात करें तो जो सेक्टर्स डोमेस्टिक इकोनॉमी लिंक थे उन्होंने रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया था, और आईटी है, फार्मा है, उस एंड जो थोड़े फैंसी स्टॉक्स थे, अगेन जैसे हमने बात की जो एक्सपोर्ट लिंक थे, केमिकल्स वगैरह जो थे, उसमें काफी सारी एक्साइटमेंट थी, और ये इस तरह के स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म किए थे। अंडर परफॉर्मर्स थे वो डोमेस्टिक स्टॉक्स रहे, जो फाइनेंशियल, जो ऑलमोस्ट निफ्टी अगर देखें तो निफ्टी का 36 to 40% तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में ही है। ये स्टॉक्स ने खास करके बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया था। मुझे लगता है जो जिस तरह की कमेंट्री आ रही है, और अब हम अगर ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट ग्रोथ भी पिकअप हो रहा है धीरे धीरे करके। तो एक जो बैंकिंग जो है उसमें रिलेटिव अच्छा वैल्यू मिल रहा है हमें, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक का एक जो बहुत बड़ा एक जो सेगमेंट है मार्केट का, उसमें बहुत अच्छी वैल्यू हमें दिख रही है। दूसरे जो है डोमेस्टिक सिक्लिकल्स जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हैं,
इंडस्ट्रियल स्टॉक्स है जैसे कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं, उन्होंने भी अंडर परफॉर्म किया है, बिकॉज अपनी हमारी जो लोकल इकोनॉमी थी वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। बट एक्सपेक्टेशन ये है कि अब दुनिया के कंपैरिजन में इंडिया अच्छा ग्रोथ दिखाएगी FY23 और FY24 में। तो ये कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो बेटर परफॉर्म करनी चाहिए। और तीसरा एक हमने जो पॉकेट देखा है जहां पे वैल्यू है, वो रूरल जो डिमांड थी वो भी काफी वीक रही थी 2021 में। वो हम जिस तरह से फूड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, हमें लगता है कि रूरल इकोनॉमी में भी अच्छी एक बाइंग पावर आएगी। तो रूरल लिंक सेगमेंट से जिसमें लो टिकट कंजम्पशन आइटम है, FMCG ने अंडरफॉर्म किया था, वो अच्छा कर सकता है। ट्रैक्टर्स जैसे सेगमेंट है वो अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे जो रूरल लिंक सेगमेंट्स है वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और चौथी एक थीम हम देखें तो जो ये PLI लिंक जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट दे रही है, उसमें काफी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें हमें अभी भी वैल्यू दिख रही है। तो आपको क्यों लगता है ग्रोथ वापस आएगी, सिक्लिकल रिकवरी होगी? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगी डिमांड पे असर पड़ेगा, अगर कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगी तो उसका सीधा प्रभाव रूरल इनकम में पड़ेगा। बिकॉज अगर चावल के दाम, चीनी के दाम, गेहूं के दाम अगर नीचे आते हैं तो सीधा इम्पैक्ट उसका रूरल इनकम पे पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन नीचे आना और ब्याज दर से डिमांड का स्लो डाउन अगर आता है तो जो मार्केट है उसको घबराना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि ये सिक्लिकल रिकवरी होगी? देखिए, हमने ये देखा है कि जो ब्याज दर है उसका लिंकेज जीडीपी ग्रोथ से इतना स्ट्रांग नहीं है। लोग कहते हैं कि ब्याज दर बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ रेट कम होती है, बट ऐसा हमने कोरिलेशन देखा नहीं है। टिपिकली साइकिल देखें तो जब जीडीपी ग्रोथ अच्छा होती है तभी ब्याज का दर बढ़ता है। अब करंट सिचुएशन ये है कि जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं ब्याज दर को फाइट करने के लिए, वो थोड़े पुराने हैं। ये जो हमारी जो इन्फ्लेशन है, ब्याज दर महंगाई की जो वजह है, वो कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से है। तो फूड इन्फ्लेशन को ब्याज दर से बढ़ाने के लिए ब्याज दर बढ़ा के फूड इन्फ्लेशन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑयल के प्राइसेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते, स्टील के ग्लोबल प्राइसेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से RBI भी ये समझता है, गवर्नमेंट भी ये समझती है, लेकिन फिलहाल करेंसी को स्ट्रांग रखने के लिए, एक मार्केट को सिग्नल देने के लिए, जो होर्डिंग होता है, स्पेकुलेशन होती है कमोडिटीज में, उसको सिग्नल देने के लिए एक कठिन रवैया अपनाया है। मेरे ख्याल से अगर ऐसा ऐसा इंडिकेशन आएगा कि ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रही है, तो ये रवैया ऑटोमेटिकली लोकली RBI एज वेल एज जो US फेड है वो रिवर्स कर सकती है वेरी फास्ट। तो आपके हिसाब से क्या एक मापदंड, संकेत या इंडिकेटर है जिसको आप बोलते हैं कि अगर वह घूमा तो मार्केट भी घूमने वाला है? एक एक बड़ा जो है सेंटीमेंट अगर हम देखें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर की जो सेंटीमेंट है, डोमेस्टिक फ्लोज हैं, वो काफी स्ट्रांग रहे हैं। और मेरे ख्याल से जब तक वो फ्लो स्ट्रांग है तब तक मुझे लगता है कि इट ऑल्सो मीन्स के इन्वेस्टर्स इन जनरल, इंडियंस इन जनरल अभी भी पॉजिटिव है इकोनॉमी के बारे में। अगर वो स्लो डाउन होती है तो आई वुड बी अ बिट वरीड, तब तक आई वुड बी लेस वरीड अबाउट FII फ्लोज। हाँ, अगर FIIs इसी तरह हर रोज 3,000 4,000 करोड़ का सेलिंग करते रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह जो है वो फेड का रवैया है। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1-2 महीने में जो सिग्नल आते हैं हमारे पास US से, खास करके ओवरऑल फ्लोज के, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, नवंबर दिसंबर, जहाँ क्या आपको लगता है कि मार्केट के अंदर एक प्रकार से बड़ा स्पष्ट रुख आ जाएगा? हमें पता लग जाएगा फेड क्या करेगा, RBI क्या करेगा, हमें पता लग जाएगा कि किस प्रकार इन्फ्लेशन जा रही है। क्योंकि मार्केट 1-2 महीने पहले बॉटम आउट होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मार्च से जुलाई या फिर अगस्त तक ये मार्केट बॉटम आउट हो जाएगा और उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी? मुझे लगता है हो जाना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स और टू बिग फैक्टर्स जो थे, वो एक तो चाइना का लॉकडाउन था लास्ट 2 महीने से, और दूसरा यूक्रेन का वॉर। वो दोनों साथ में आ गए बाय कोइंसिडेंस, और इट वाज अ रियली बैड कॉम्बिनेशन इकोनॉमिकली फॉर द वर्ल्ड। इन्फ्लेशन की भी बहुत बुरी असर हुई इसकी वजह से, क्योंकि ऑयल है, स्टील है, ये सब यूक्रेन रशिया में, व्हीट है, यूक्रेन रशिया में काफी बड़ी मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तो मेरे ख्याल से चाइना का कोविड की वजह से लॉकडाउन आना और रशिया यूक्रेन से जो सप्लाई थी कमोडिटीज के वो कंस्ट्रेंट होना, वो दोनों एक साथ आ गए। तो होपफुली इस बार या उस बार ये वॉर का अंजाम थोड़े महीने में आ जाना चाहिए। और चाइना हम देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन कम कर ही रहा है ऑलरेडी। शंघाई में तो काफी सारा ओपनिंग अप हो रहा है, होपफुली बीजिंग में भी हो जाएगा थोड़े दिनों में। तो मेरे ख्याल से आप जैसे कह रहे हैं सही बात है कि जून जुलाई तक हमें एक क्लियर रुख मिल जाना चाहिए कि ग्लोबल और हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है कहाँ जा रही है।
LIC का इशू काफ़ी लोगों ने बोला था भी सस्ता है और अच्छा है, मगर कुछ बहुत बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट इंश्योरेंस सेक्टर पे क्या पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट दूसरे डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे क्या पड़ेगा? मेरे ख्याल से आई मीन कोई स्टॉक पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट मेरे ख्याल से हमने देखा है कि जो मार्केट है वो अल्टीमेटली जो कोर वैल्यूएशन है उसको देखती है, और अगर इश्यूज रीजनेबली प्राइस होंगे तो मेरे ख्याल से मार्केट इज स्मार्ट इनफ टू फिगर इट आउट। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई स्ट्रक्चरल इश्यू होगा आईपीओ मार्केट में डाइवेस्टमेंट के लिए। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन कि हम मार्केट का सिग्नल सुने और प्राइसिंग अकॉर्डिंगली करें। तो जब भी मार्केट एक प्रकार से स्थिर होगा, तो ग्रोथ स्टॉक्स का भविष्य क्या है? फिनटेक कंपनियां, हाई पी स्टॉक्स, क्या इनके अंदर अब एक लंबी टाइम वाइज या प्राइस वाइज मंदी आ गई है? अगेन काफी सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन ये जो राइजिंग अगेन जैसे हमने कहा कि एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो बन रहा है, जो इजी लिक्विडिटी है ग्लोबली वो नहीं आ रही है, और हमने देखा है कि जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल स्पेस था उसके जो वैल्यूएशंस ऑब्सीन या तो बहुत ही ज्यादा इरेशनल वैल्यूएशन जो हो गए थे, उनके जो गुनहगार हैं वो टू सम एक्सटेंट वेंचर कैपिटल फंड्स और प्राइवेट इक्विटी फंड्स थे, और वो भी खास करके ग्लोबल वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड्स। मुझे लगता है वहां पे जो नलका है वो इजी मनी का वो धीरे धीरे करके बंद हो रहा है। तो ये जो सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में वैल्यूएशन बढ़ा बढ़ा के आईपीओ करवा रहे थे वो तो फ्रेंजी कम हो जाएगी, और मुझे लगता है काफी सारी जो कंपनीज जो कैश बर्न मॉडल पे अभी भी हैं, वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, उनके उनके जो बिजनेस मॉडल्स पे क्वेश्चन मार्क आ सकते हैं और वैल्यूएशन और टाइम वाइज पेन आ सकता है। मीर साहब, आप हमारे साथ इटीना स्वदेश पे जुड़े, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।